नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो पहला शिफ्ट था उसका मैथ और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में उसका पूरा सोल्यूशन मैं कराऊंगा इस वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि कुछ मेरे जूनियर थे और मैं कई यूट्यूबर को देख रहा था, तो उनके कमेंट में जाके नीचे देख रहा था, तो सब बोल रहे थे कि सर उसका सोल्यूशन बताइए, आंसर नहीं जानना है। तो इस वजह से मैं पूरा सोल्यूशन वाला वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो सेकंड शिफ्ट का भी मैं पूरा मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। दोस्तों, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने भी सिर्फ आंसर बताया है, सॉल्यूशन उसका नहीं कराया है। इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो अगर आपने अभी तक जो भी मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन आए हैं उसके किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट्स हो या उसका सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप इस वीडियो को देखिए, पूरा मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंटेज कितना होता है। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो खरा सोना होता है, खरा सोना दोस्तों 24 कैरेट का माना जाता है, 24 कैरेट का माना जाता है। तो अगर दोस्तों 24 कैरेट जो है तो ये 100% होता है। ठीक है, 24 कैरेट में 100% खरा सोना होता है। तो 18 कैरेट में कितना होगा, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 100 डिवाइड बाई 24 इंटू 18। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे 6 से इसको काट देते हैं कि 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 6 चौक का 24। तो और 4 से इसको करेंगे तो 25। तो 25 का अगर मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो यानी कितना आ रहा है आंसर आपका आ जाएगा कि खरे 18 कैरेट सोने में खरे सोने का जो परसेंटेज होगा वो 75% होगा। और ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस इसको सॉल्व कर देना है। मैं आपको बता दूं, इसको सॉल्व कर देना है। 100 डिवाइड बाई 24 इंटू 18, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75% आ जाएगा। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का ये पहले शिफ्ट का है और ये सीरीज जो है सीरीज ए सीरीज है। ए सीरीज का 29वां क्वेश्चन है और उसका जो आंसर होगा 75% होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग का था, मैथ का प्रश्न था और इसमें पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसको पूछा है। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन मार्क के जब क्या करना, आपको इसका आंसर बताना है, तो इसको आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, ये जो रूट है ये हट जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बचेगा बटे 196 आ जाएगा। और इधर दोस्तों अगर स्क्वायर करेंगे तो 72 56। तो स्क्वायर मतलब दोस्तों क्या होता है कि सेम नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई। तो इसको 72, इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर करने पे। अब इसका वैल्यू निकालना है तो इसको यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये बटे में तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं और ये 72 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 56 इंटू, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। अब चलिए 7 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 7 7 दूना 14, 7 अठे 56, 7 अठे 56। अब 8 से इसको काटेंगे तो 8 9 ये 72 हो जाएगा। अब इसको फिर से 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28 और 7 अठे 56। तो इसको 8 से फिर से काट दीजिए, 8 9 72। अब देखिए यहाँ पे 9 बचा है, यहाँ 9 बचा है और यहाँ 4 बचा है। तो 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 81 हो जाएगा और फिर उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 324 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 324, आपका क्वेश्चन मार्क एरिया पे आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 324, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों देखिए, ये मल्टीप्लाई कर दिया हुआ आपस में और ये डिवाइड किया हुआ है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये ए क्यूब है, ये ए क्यूब हो जाएगा, ये बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी, यहाँ बीच में प्लस है। तो दोस्तों ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन जा रहा है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो 85 का क्यूब हो जा रहा है प्लस 11
5 का क्यूब हो जा रहा है, ये क्यूब है। और नीचे दोस्तों हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 85 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 115 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 85 इंटू 115 हो जाएगा, ये हो जा रहा है। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको एक फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला दोस्तों होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए की जगह पे 885 है, तो 885 प्लस 115 एक ब्रैकेट में ये होता है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर तो हो जाएगा 885 स्क्वायर प्लस 115 स्क्वायर माइनस ए बी, 885 इंटू 115, ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। और ये ऊपर इसको दोस्तों मैंने एक्सपेंड कर दिया, और नीचे बटे में लिखा हुआ है, यहाँ पे बटे में पहले से ही था 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर माइनस 85 इंटू 115, ये पहले से दिया था। तो दोस्तों ये पूरे से कट जाएगा और बचेगा आपका 885 प्लस 115 बचेगा, तो 885 प्लस 115 को ऐड करेंगे तो आपका 1000 आंसर आ जाएगा। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1000 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों ये देखिए परिमीकरण करना है इसमें आप जो लोग पढ़े होंगे उनको पता हो कि जो नीचे जो साइन होता है नीचे का, उसका बस साइन को जस्ट अपोजिट करके उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब चलिए मैं इसको बता दूं, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये नीचे। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे जो प्लस का साइन है इसको माइनस कर दीजिए, और ऊपर नीचे किसी भी नंबर से अगर सेम नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, 5 माइनस √3 डिवाइड बाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 माइनस √3। अब देखिए ये एक ब्रैकेट में √5 माइनस √3 है, फिर सेम नंबर है मल्टीप्लाई में, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा √5 माइनस √3 को दोस्तों इस तरह लिख सकते हैं। और फिर नीचे दोस्तों हो जा रहा है, डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर नीचे देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में माइनस बी वाले फार्मूले पे आ जा रहा है, तो इसको √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप सबको पता होगा कि एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसको खोल देते हैं। तो अगर √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 2 एक जगह पे √5 है, √5 इंटू √3, ये हो गया। अब डिवाइड में देखिए डिवाइड का साइन लगा दिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको फिर एक स्टेप में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 5 और 3 8 हो जाएगा, माइनस 2 और √15 हो जाएगा। √5 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, और नीचे दोस्तों आपका 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, माइनस √15 आ रहा है, और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 4 माइनस 15, ये आपका आंसर आ जाए। देखते हैं कि आंसर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे भविष्य में जो भी आप एग्जाम देंगे उनमें आपका हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो किसी किताब को 20 रुपए में बेचते हैं। मान लीजिए कोई किताब है, उसका मूल्य 20 रुपया है, और अगर मान लीजिए 2
किताब बेचता है तो उसको टोटल जो मिलता है वो 40 रुपये मिलता है। तो टोटल उसकी आय हो जाती है, ये मूल्य हो जाता है, ये उसकी बिक्री है कि दो किताब बेच रहा है, दो वस्तु बेच रहा है। तो ये उसका हो गया। तो ये मान लीजिए ये आय हो गया। तो इसी सिद्धांत पे, इसी फार्मूले पे हम इस सॉल्व को आसानी से सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि पहले टीवी सेट का मूल्य 100 रुपया था और वो उसकी बिक्री भी 100 थी। तो उसका जो टोटल आय था वो था, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 जीरो लगा देंगे तो इतना रुपया उसका टोटल आय था। अब क्या कह रहा है कि 30% घटाने पर उसका जो मूल्य है वो 30% घटा दिया, तो यानी कि 70 कर दिया है। और उसकी बिक्री क्या हुई, एक 20% बढ़ गई, तो यानी 120 हो गया। अब इसका आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को निकालना है आपको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको 12 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84 होगा और 2 जीरो लगा दीजिए। अब दोस्तों आपको देख के लग रहा हो कि पहले उसका 10,000 उसका आय था, अब 8,400 हो गया है। तो आपको लग रहा होगा कि उसका आय कम हुआ है। तो देखिए जो कम है तो ये बड़ा वाला काट दीजिए, जो उसकी आय जो 10% बढ़ी उसको काट दीजिए। यानी कि अब या तो 10% घटाओगे तो 16% घटाओगे। यहाँ पे देखिए 84 और यहाँ पे 100, देखिए ये दो नंबर का कंपेयर करेंगे तो आपको देख के लग रहा हो कि 16% आय उसकी कम हो गई है। चलिए मैं इसको परसेंटेज निकाल के बता दे रहा हूँ। अब अगर पहले 10,000 था, अब 8,400 हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा। अब उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले कितना 10,000 था तो 10,000 से उसको डिवाइड कर दें और परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 2 3 4 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 4 जीरो कट गया, आपका 16% बच रहा है। यानी कि 16% उसका आय क्या है, कम हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 16% की उसकी कमी हो गई है, उसका घाटा लग रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 8.5 ईयर है, यानी कि 18.5 साल है। 4 खिलाड़ी हैं, मैं उसको बता, 4 खिलाड़ी हैं ये। इन 4 खिलाड़ियों का जो औसत उम्र है 18.5 है। ये मान लीजिए 4 खिलाड़ी हैं, इनका जो औसत है वो 18.5 आ रहा है। अब बोल रहा है कि उसमें कोच को भी शामिल कर दिया जाए तो जो औसत उम्र है वो 20% बढ़ जाती है। तो औसत उम्र मान लीजिए 18.5 है, तो इसका अगर 20% आप निकालेंगे तो इसका 20% हो जाएगा 3.7, इसका आ जाएगा 3.7, इसका सबकी औसत उम्र बढ़ जाती है। अब ये बताइए औसत का जो मतलब होता है, औसत मतलब होता है कि सभी का उम्र लगभग उतना ही है। सबका एक औसत मान लिया जाता है कि सभी का उम्र जो है वो 18.5 साल मान लिया जाता है। तो अब मान लीजिए उनके कोच आ जाएंगे तो उनकी भी उम्र जब 3.7 बढ़ जा रही है, 3.7 बढ़ जा रही है, तो 3.7 सबकी बढ़ जाएगी। यानी कि 5 लोग आ गए हैं, उनके कोच भी शामिल हो गए हैं। तो 5 लोग की जब 3.7 बढ़ जाएगी तो उसको देखते हैं कितना एज बढ़ जा रहा है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 और 5 या 15 3 18, यानी कि 18.5 साल सबकी उम्र बढ़ जा रही है कोच के आने के बाद। तो ये हो गया कि बढ़ने के बाद। अब देखिए आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच भी शामिल हो जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो जो बढ़ जाती है वो उम्र हम निकाल चुके हैं। अगर मान लीजिए उम्र ना बढ़ती, 18.5 साल ही रहती, तब क्या होता। तो अगर 18.5 साल ही रहता तो कोच की भी उम्र 18.5 होती। तो मान लीजिए कोच की उम्र भी 18.5 है और 18 ये सबकी बढ़ जा रही है, तो जोड़ देंगे दोनों को तो हो जाएगा 37 साल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 37 ईयर हो जाएगा। आप दोस्तों ये तो मैंने इस तरीके से बता दिया। अगर आपको कोई दूसरा तरीका आता है तो उससे भी कर लीजिए। ये बस आपको सिंपल समझना है कि जो औसत होता है वो मान लीजिए सबका सेम है। जो औसत उम्र होती है वो सबकी, यानी कि इसका भी 18, इसका भी 18, इसका भी सबका सेम होता है। तो कोच भी आ गए तो उनका भी उतना ही होगा जितना पहले था। तो औसत अगर 18.5 था तो उनका भी उतना ही होगा 18.5। अब देखिए क्या है कि 20% सबकी बढ़ जाती है। तो 20% यानी कितना, 3.7 बढ़ जा रहा है। तो 5 लोग का बढ़ जा रहा है तो 3.7 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपको 18.5 मिल जा रहा है। तो कोच का भी उम्र इतना औसत 18.5 है और 18.5 बढ़ भी आ रहा है, तो आपका 37 साल हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे।
दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए, पक्षी जो विज्ञान होता है वो पक्षी से संबंधित होता है, और नृ विज्ञान जिसको इंग्लिश में एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं वो मैनकाइंड से संबंधित होता है, यानी कि मानव से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी समूहों से मेल नहीं खाता है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि दही, पनीर, मक्खन ये सब दूध से रिलेटेड है, ये तेल जो है ये सबसे अलग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ये जो दोस्तों प्रश्न है, ये यहाँ पे क्या किया है कि पी आर ये एक वर्ड दिया हुआ है। अब देखिए, पी के बाद दोस्तों क्यू आता है, और आर से पहले क्यू आता है, फिर ओ के बाद पी आता है, और डी से पहले सी आता है। तो इस तरह से दोस्तों किया कि कोई भी लेटर लिया है, मान लीजिए पी लिया है तो पी में +1 जोड़ दिया है, +1 जोड़ दिया है, फिर आर में -1 कर दिया है। तो इसी तरह किया है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह कर लेंगे कि ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद पी आएगा, और आर क्यू से पहले आर आता है। तो इसी तरह आपको करना है, और जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो ट्रिक था कि पहले वर्ड में एक के पी के बाद क्या आएगा, और फिर उसके बाद जो नंबर उससे पहले क्या आएगा, तो इसी तरह इसको किया जा रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये आसान था, इसको आप कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मान लीजिए ये रीता है, रीता है, और निखिल मान लीजिए कोई लड़का है, निखिल इसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं उसकी माँ, मैं रीता की माँ। आप देखिए, जो अगर माँ बाप होता है तो उसको ऊपर आप बनाए करिए, जो फैमिली ट्री चार्ट होता है। तो यानी इसकी माँ, ठीक, माँ के इकलौते पुत्र, माँ मान लीजिए ये हस्बैंड के हो सकते हैं, ठीक। माँ के इकलौते पुत्र, तो देखिए पुत्र है तो उसको नीचे बनाइए। तो माँ के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र, उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो ये पुत्र कौन है, ये पुत्र निखिल है। तो आपको बताना है कि जो रीता है वो निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो रीता और इसके जो निखिल के पिता जो होंगे, ये दोनों भाई बहन होंगे। तो भाई के जो लड़का होता है, और या जो पिता की जो बहन होती है वो बुआ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार था। अब देखिए क्या कह रहा है कि 25 को गुरुवार था, 25 को गुरुवार, ठीक। तो कह रहा है कि उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए 25 को गुरुवार यानी कि थर्सडे, ठीक, गुरुवार है। तो 26, 27, 28, 29, तो गुरुवार, तो शुक्रवार, शनिवार, और ये रविवार हो जाएगा, और ये सोमवार हो जाएगा। तो 29 तारीख को आगे सोमवार पड़ेगा। अब दोस्तों 29 के बाद फिर जब सोमवार आने में पूरा महीना खत्म हो जाएगा। अब 29 में से अगर 7 घटा देंगे, तो यानी कि 29 में से 7 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। तो 22 दोस्तों 22 आएगा, तो 22 को भी सोमवार होगा। यानी कि अगर 7 किसी नंबर में जोड़ दें या घटा दें तो वो सेम दिन आ जाता है। तो सोचिए 7, 29 को तो मैं यहाँ 7 क्लियर लिख दूं। देखिए 29 को पढ़ रहा है, फिर 22 को पढ़ेगा, फिर 15 को पढ़ेगा, फिर 8 को पढ़ेगा, फिर 1 को पढ़ेगा। तो अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 सोमवार पढ़ेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों यहाँ से डीआई के क्वेश्चन आ गए हैं। अब चलते हैं कि कितने छात्रों ने, ये देखिए ग्राफ जो ये रेशियो दिया हुआ है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। और ये जो दिया हुआ है दोस्तों, ये जो चार्ट दिया हुआ है, ग्राफ बनाया गया है, ये इतिहास यानी कि हिस्ट्री बटे ज्योग्राफी का रेशियो दिया हुआ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न पूछ रहा है कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में। तो दोस्तों देखिए ये जो रेशियो दिया हुआ है,
यहाँ पे देखिए जो पहला छात्र है इसका रेशियो दिया हुआ है, हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी का रेशियो दिया हुआ है 0.65, यानी कि जो हिस्ट्री का जो स्टूडेंट है वो कम नंबर पाया होगा और ज्योग्राफी का स्टूडेंट ज़्यादा नंबर पाया होगा। अगर हिस्ट्री का स्टूडेंट ज़्यादा नंबर पाएगा तो रेशियो 1 में आएगा, अगर 1 से कम है तो फिर ज्योग्राफी का स्टूडेंट ज़्यादा नंबर पाया होगा। जैसे मैं आपको समझा दूं कि जैसे मान लीजिए 8/7, तो अगर 8 ज़्यादा है तो इसका जब इसका रेशियो निकालेंगे तो हमेशा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और अगर मान लीजिए 4 है और यहाँ पे 8 है तो इसका रेशियो हमेशा पॉइंट में आएगा। अगर पॉइंट में आएगा तो नीचे वाला जो नंबर होगा या जो सब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, अगर 1 में आएगा तो ऊपर वाला ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूछा है कि इतिहास में ज़्यादा नंबर, तो इतिहास में यानी कि इतिहास पहले है तो यानी कि जिसका रेशियो 1 से ज़्यादा होगा वो ज़्यादा नंबर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 ज़्यादा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यानी कि जो 3 स्टूडेंट हैं वो इतिहास में ज़्यादा नंबर पाए होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? इतिहास में कम अंक मिले हैं तो इतिहास बटे ज्योग्राफी का ये रेशियो है। तो अगर इतिहास में कम अंक मिले होंगे तो यानी कि जो रेशियो आएगा वो 1 से कम होगा। तो आपको देखना वहाँ यहाँ पे भी 1 से कम है, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि 1 2 3 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 2 3 6 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। अब दोस्तों यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहा है और किसी इस चार्ट में, इस ग्राफ में किसी भी नंबर के बारे में कोई कुछ भी नहीं बताया गया है। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़े इनसफिशियंट है। आपको नंबर के बारे में नहीं कुछ बताया गया तो आप उसको नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इतिहास बटे भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताना है। बताइए, ये हिस्ट्री बटे ज्योग्राफी का जो मैक्सिमम क्या नंबर है, तो मैक्सिमम है 1.55 और न्यूनतम क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम है 0.35। तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1.55 इसको घटा लीजिए, न्यूनतम और अधिकतम न्यूनतम का अंतर पूछा है तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1.20। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक हैं। छात्र 4, ये चौथा का रेशियो देखिए यहाँ पे दिया 1.25 दिया हुआ है। तो हिस्ट्री बटे ज्योग्राफी का जो रेशियो है वो 1.25 है। तो ये कह रहा है कि भूगोल यानी ज्योग्राफी को 60 अंक मिले हैं। तो हिस्ट्री का नंबर आपको निकालना है तो ज्योग्राफी तो ये 60 हो जाएगा और 1.25 कर दीजिए, इसको हिस्ट्री का निकाल लीजिए। हिस्ट्री का हो जाएगा 1.25। अगर ये यहाँ पे नीचे डिवाइड है, अगर इक्वल के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 1.25 में अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए इसका राइट आंसर 70 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब देखिए इसको कुछ करना नहीं है, इसमें 1.65 इसको आप आराम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1.25 मतलब होता है एक पूरा कंप्लीट होता है, यानी कि 60 का अगर एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। और 0.25 मतलब होता है चौथाई, तो 60 का एक चौथाई कितना होता है, तो 15 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है, तो 15 चौका 60 होता है। तो यानी कि 0.25 में अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो इसको जोड़ दीजिए तो 75 आ जाएगा। तो इस तरह भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कच्चे, अब देखिए दोस्तों ये मतलब वो पूरा ग्राफ क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब ये अगला पैटर्न आ गया है। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। अब दोस्तों ये एक ग्राफ देखो, कच्चे ऊन का उत्पादन दिया हुआ है, आपको बताना है कि किस साल जो वृद्धि थी सबसे अधिक वृद्धि थी। अब देखिए यहाँ पे तो देखिए इस ग्राफ में कमी हो रही है, यहाँ पे 51 से 53 हो गया और यहाँ पे 65 से 76 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 65 से 76, यहाँ पे 58 से 68 हो रहा है, यहाँ पे 10 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 68 से
73 आने के यहाँ पे 5 इनकी जरूरत है, यानी कि सबसे ज्यादा इंक्रीजमेंट कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये किस वर्ष है, तो यानी 2017-2018 में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन परसेंटेज है, मतलब बढ़ गया है। तो पहले 4 वर्ष का आप ये देखिए, पहले 4 वर्ष हो गया, फिर ये अंतिम 4 वर्ष। तो पहले 4 वर्ष को आपको 56, 51, 53 और 65 जोड़ेंगे, तो आपको इसको बताना है कि इसका कितना आ रहा है। तो दोस्तों इसको आप जोड़ेंगे तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि 200, इसको ऐड करेंगे तो 225, एक मिनट रुक जाइए, इसको ऐड करेंगे तो 225 आपका आएगा। इसको चारों को ऐड करेंगे ये तो 225 आएगा, और इन चारों को आप ऐड करेंगे, आप ऐड करके देख सकते हैं, इन चारों को ऐड करेंगे तो 275 आएगा। अब पूछ रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 परसेंटेज निकालना। अब देखिए परसेंटेज आपको निकालने आता होगा कि 225 से 275 हो जाए तो कितना परसेंट अधिक हो रहा है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहले जब परसेंटेज ज़्यादा या कम निकालना हो तो पहले बताइए कि कितना अधिक हो रहा है। तो 50 अधिक हो रहा है तो 50 ऊपर लिख दीजिए, और कहाँ से अधिक हो रहा है, 225 से अधिक हो रहा है, तो 225 इंटू परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो जैसे 25 से 25 नवा 225 और 25 दूना 50, यानी कि 200 बटे 9 इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22.22 इसका आंसर आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। अब दोस्तों 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, आपको इसमें देखिए अभी आपको उसको ऐड करके बताया था मैं कि 225 और ये 275 इसका आ रहा था, दोनों को ऐड करने पे, ये सब उत्पादन को ऐड करने पे। अब 225 275 को ऐड करेंगे तो 500 आ जाएगा, और ये औसत उत्पादन पूछा है तो देखिए 8 ईयर है तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छक 48, 2 बचेगा 20, 8 दूनी 16, फिर 4.5 यानी कि 62.5 मीट्रिक टन इसका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। आपको बताना है कि किस साल सबसे मतलब घट गया है, उत्पादन बहुत कम हो गया है। तो देखिए यहाँ पे 56 से 51 यहाँ पे घटा है, फिर यहाँ बढ़ा है, फिर यहाँ भी बढ़ा है, फिर यहाँ देखिए घटा है। तो आपको देख के ही ग्राफ लग रहा हो कि यहाँ पे देखिए ये गैप यहाँ पे कितना है और ये गैप कितना है। तो ये देखिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये देखिए 2018-2019 जिस ऑप्शन में होगा वही इसका आपका राइट आंसर होगा। तो 2018-2019 ऑप्शन नंबर ए है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना परसेंट था। तो अब ग्राफ देखिए 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 51 मीट्रिक टन था, ये हो गया तो 51 लिख लीजिए। अब 2019-20 का पूछा है तो 2019 और 20 का यहाँ पे देखिए 68 है, तो पूछा है का उत्पादन का कितना है तो 51 और 68, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए 17 से डिवाइड होगा, 17 3 51, 17 चौका 68 यानी कि 3/4 था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ये नेक्स्ट टाइप का DI आ गया है, और इसमें देखते हैं कि ये यहाँ पे देखिए ये सेल्समैन है ABCD और ये ईयर दिया हुआ है, और आपको देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछा है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस वर्ष में सेल्समैन C द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो आपको बस केवल C का देखना है, और यहाँ पे चलिए ऑप्शन से इसको सॉल्व करते हैं। 2016, तो 2016 में देखिए 2016 में सेल्समैन C द्वारा अर्जित कमीशन कितना था, 27,800 था। अब पिछले वर्ष कितना था, 26,800, यहाँ लिख देते हैं 26,200 था। अब देखते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 6 और 1 यानी कि 1600 यहाँ पे आ रहा है, इसका 1600 आ रहा है 2016 में। अब 2017 में चेक कर लेते हैं। 2017 में देखिए C
28,200 था, 28,200 था और 27,800, यानी कि 200 इसमें ऐड कर देंगे तो 28,400, यानी कि 2017 में 400 अंतर आ रहा है। 2018 में चेक कर लेते हैं। 2018 में देखिए 29,100 है, 2018 में 29,100 है और पिछले वर्ष था 28,200 था, तो ये भी नहीं होगा। 2019 में देख लेते हैं। 2019 में यहाँ पे देखिए सी का 29,400 है और यहाँ पे 29,400, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको इसमें बस कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना, देखना था कि 2016 में आपने देखा कि 2016 में सी का कमीशन कितना है, तो 27,800 है। उससे पहले देखिए पिछले वर्ष की तुलना में तो 26,200 था, तो कितना इंक्रीज हुआ है तो वो चेक कर लेना है यहाँ पे और फिर इसी तरह करना है। तो आप देखेंगे तो 2016 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ था उसका। तो चलते हैं, इसका 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष में कुल कमीशन का लगभग कितना परसेंट था। अब देखिए 92 का आपको इसमें निकालना है। तो अब पूछ रहा है कि 2018 आपको ये 2018 इसमें चेक करना है। बी का कमीशन कितना है, तो बी का कमीशन है, ठीक, 28,000 कमीशन है। अब बोला उसी वर्ष कुल जो सेल्समैन है, तो उसी वर्ष जो कुल सेल्समैन थे 2018 में उनका भी यहाँ पे ऐड करके दिया हुआ है, तो इसको 146960 इतना है। तो बोला कितना परसेंट था, तो इसका कितना परसेंट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 19.05 इसका परसेंटेज आएगा। तो ये जो बी का जो कमीशन है और पूरे का जो जितने पांचों सेल्समैन है उनका कमीशन का 19.5 है। तो 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो दोस्तों इसका आपको क्या करना, 2018 देखना फिर 2015 देखना, यानी कि 2018 देखना पहले, फिर 2018 में देखिए ए का देखिए, तो ए का जो कमीशन है 29,800 है और 2015 का देखिए, 2015 में 27,300 है। तो इसका दोस्तों इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि देखिए ए का कमीशन, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। अब देखिए इसको मैंने ये 2018 का है, ये 2015 का, इसको मैंने सब सब्ट्रैक्ट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसका ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए सी का जो है ये 2,900 आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप देख लीजिए, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, सी। तो देखिए सी का ज़्यादा आ रहा था, तो यहाँ पे ए बी सी था, तो सी का ज़्यादा आ रहा था। तो सी का राइट आंसर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 94, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो आपको इसको बताना है कि किस साल में सबसे ज्यादा कमीशन, उच्चतम और न्यूनतम का अंतर बताना है आपको। तो इसको भी दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसको बस आपको सॉल्व करना है। जैसे 2017 है, तो 2017 आप यहाँ पे ऑप्शन से करिए, 2017 ले लीजिए। तो 2017 में कितना उच्चतम है, तो 2017 में उच्चतम कितना है आप देखेंगे तो 29,800 उच्चतम हो जाएगा, 29,800 उच्चतम हो जाएगा। और न्यूनतम कितना है, तो 2017 में न्यूनतम देखेंगे तो 25,200 न्यूनतम है, 25,200 न्यूनतम हो जाएगा। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह 2018, 2019, 2020 कर लीजिएगा। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो 2019 का जो आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। 2019 का दोस्तों जो डिफरेंस आएगा 5,200 आएगा, जो कि सबसे ज़्यादा होगा। तो 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये दोस्तों है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन। अब देखिए यहाँ पे 2019 में डी द्वारा अर्जित कमीशन कितना देख लेते हैं। डी यहाँ पे है और 2019 में डी द्वारा अर्जित कमीशन
29,800 है। और क्या कह रहा है कि फिर ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट है। और ए द्वारा अर्जित कमीशन कितना है, ए द्वारा 2019 में ए द्वारा अर्जित कमीशन है 2,400, ठीक, 24,600 है। अब देखिए डी जो है 29,800 है और ए जो है 24,600 है। तो आप कितना परसेंटेज है, तो ये दोस्तों ये देख ही लग रहा है कि ये 100% से ज़्यादा है। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 29,800 डिवाइडेड बाई 24,600 से अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो दोस्तों ये लगभग आएगा 121.13% आएगा, तो जो कि ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ये दोस्तों लास्ट और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और ये लास्ट DI है आपका। 96 निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या जो है औसत महत्तम है। अब दोस्तों एवरेज का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि एवरेज मान लीजिए 5 संख्याओं का निकालना है। जैसे मान लीजिए कोई भी ये 5, ऐसे मान लीजिए 4 ही मान लेते हैं, 4 कोई नंबर इसमें, जैसे मान लीजिए 6 है, 8 है, 5 है और 10 है। तो इनका एवरेज निकालेंगे तो जैसे 6 + 8 + 5 को ऐड कर देंगे तो फिर उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह मान लीजिए फिर कोई दूसरा है, जैसे मान लीजिए बॉक्स बना हुआ, उसमें कुछ नंबर दिए हैं, उनका सबका एवरेज निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। इनका निकालेंगे तो सब में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसका एवरेज ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम नंबर से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसीलिए ये बात आप ध्यान रखिए कि जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसका एवरेज भी ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए 12 में 4 से डिवाइड करेंगे और 10 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमेशा इसका एवरेज जो है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये 12 ज़्यादा है अगर सेम नंबर से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अब सीधे प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है। तो किस महीना, आपको देखिए आप पूरा महीना दिया हुआ है, आप इसको महीने में आप देख लीजिए। तो इसको अगर आप इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आपका 112 आएगा यहाँ पे, और इसको जोड़ेंगे तो 133 आएगा, और फिर इसको आप अगर आप ऐड करेंगे तो 162 आएगा, 162 आएगा। और इसी तरह अगस्त वाले को महीने को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, और सितंबर वाले को ऐड करेंगे तो 200 आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सितंबर महीनों में खुले खातों की जो संख्या है वो अधिकतम है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितनी ज्यादा थी। तो इसका आंसर आपको बताना है। देखिए अगस्त में जो खाते खुले थे, अगस्त, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अगस्त महीने में जो खाते खुले थे 162 थे, 162 थे अगस्त में खुले खातों की संख्या। जून में भी चेक कर लेते हैं, जून में था 133 था, जून में था 133। ये दोस्तों ये अगस्त में जो होगा 180 होगा, ये 180 होगा। यहाँ पे देखिए 1 अगस्त में देखिए यहाँ पे लिखा है 180 लिखा हुआ है। थोड़ा सा देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, गलत देख लिया था मैंने। तो अगस्त में क्या है 180 है और जून में 133 है। अब बोल रहा है कि कितने परसेंट कम या ज़्यादा हैं, तो आप इसको कितना परसेंट कम या ज़्यादा हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 47 आ जाएगा। 180 में से 133 घटाएंगे तो 47 आ जाएगा। अब दोस्तों 147 और कितने से ज़्यादा, जून से पूछा है, जून से कम, जिससे तुलना करना होता है, जो बेस होता है उसको नीचे लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35
35.33 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों, एक बार इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कंफ्यूज हो गए होंगे, उनको लग रहा होगा कि समझ में ठीक से नहीं आया होगा। ये कह रहा अगस्त में खुले खातों की संख्या। तो देखिए अगस्त, आपको इसको ध्यान देना है। अगस्त में देखिए 65, 30, 35, 50 खाते खुले हैं। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 180 आएगा। ठीक। अब जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने % कम या ज्यादा थी। अब जून में देख लीजिए, तो जून में जो खाते खुले हैं उसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 133 आ जाएगा। अब देखिए कि अगस्त में कितने खाते ज्यादा खुले हैं या कम खुले हैं। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा खाते खुले हैं। कितना ज्यादा खुला है, तो 47 ज्यादा खुला है। अब जून से यानी कि इससे कितना % ज्यादा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 35.33 आपका आंसर आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जोरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। आपको बताना है कि इसका अनुपात क्या है। अब देखिए क्या कह रहा है कि मई से सितंबर, यानी कि अब इस तरफ से देखना है। अभी तक आप इस तरह से देख रहे थे, अब आपको इस तरह से देखना है। तो मई से सितंबर, ठीक, एंजल में खुले खातों की संख्या। तो मई से सितंबर में एंजल में खुले खातों की संख्या ये, ठीक। तो ये आपको निकालना है। तो आप इसको निकालेंगे, 25, 28, 35, 65 प्लस 50 को ऐड करेंगे तो एंजल में जो खाता ए से एंजल समझ लीजिए, तो इसका जो ऐड करेंगे तो 208 आ जाएगा। और फिर जोरोधा में देखिए, तो यहाँ पे जी ले देता हूँ। तो जोरोधा यहाँ पे ये देखा, ये लाइन, तो इसको ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा। अब पूछा है इनका अनुपात पूछा है, तो अनुपात मतलब होता है डिवाइड कर दीजिए। तो अनुपात मतलब डिवाइड कर दीजिए, तो 208 बटे 200। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर आ जाएगा 1.0। लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों साथ, तो मैं सेकेंड शिफ्ट का भी पूरा वीडियो बना दूंगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है कि ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना % कम या ज्यादा है। आपको ट्रेड बुल में इसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो इस सबको ऐड करेंगे, 35, 42, 45, 50 और 60 को ऐड करेंगे तो टी से ट्रेड बुल समझ लीजिएगा, तो आएगा 232 आ जाएगा। और पूछा है औसत में, पूछा है तो औसत में 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 46.4 आ जाएगा। ये ट्रेड बुल का है। अब दोस्तों शेर खान में भी पूछा है, तो शेर खान में भी देख लेते हैं। तो शेर खान के यहाँ पे देखिए, इस रो को देखिए, 22, 18, 32, 30, 45 को ऐड करेंगे तो आएगा, शेर खान को एस लिख देते हैं, तो 147 आएगा। अब इसको अगर 5 से डिवाइड करें, क्योंकि औसत पूछा है, तो आ जाएगा आपका आंसर 29.4 आ जाएगा। अब पूछ रहा है ये जो औसत है ये कितना कम या ज्यादा है। तो आपको देख के लग रहा हो कि ये जो ट्रेड बुल का है ये शेर खान से ज्यादा है। अब पूछा कितना % ज्यादा है, आपको % निकालना है। तो इसको पहले देखिए कितना ज्यादा है, तो ज्यादा है 46.4 और 29.4 को अगर घटाएंगे आप 46.4 में से 29.4 घटाएंगे तो 17 आएगा। यानी कि 17 ज्यादा है। अब परसेंटेज पूछा है तो शेर खान से कितना ज्यादा है, तो 29.4 गुणे 100 कर देंगे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 57.82 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 57.82 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों ये थे आज के पूरे मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे, मैं उसको सॉल्व करा दिया हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
और अगर आपको पीडीएफ वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी पीडीएफ डालेंगे और टेलीग्राम पे अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।